जीके का टॉपिक रहेगा। ये इंडियन जीके में इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, सॉइल्स ऑफ इंडिया। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे भारत की मिट्टियों के बारे में। तो यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन आपसे जो है वो स्ट्रेट फॉर्म में पूछा जाएगा। भारत की मिट्टियों को कितने टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है, कौन सी मिट्टी में जो है वो कौन से तत्व की कमी पाई जाती है, कि भारत के किस एरिया में कौन सी मिट्टी पाई जाती है और कौन सी जो क्रॉप है उसके लिए कौन सी मिट्टी जो है वो बेस्ट है। तो इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है कि स्टडी ऑफ सॉइल्स, जो सॉइल्स की स्टडी होती है, मिट्टी का अध्ययन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कौन सी साइंस ये कहलाती है? तो ये कहलाती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी जो है वो हम किसको बोलेंगे? मिट्टी विज्ञान, मृदा विज्ञान, स्टडी ऑफ सॉइल। उसके बाद बात आती है कि ICAR। ICAR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन, यहाँ पे दी हुई है आपके पास, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है, इन्होंने क्या किया हुआ है, भारत की मिट्टियों को 8 टाइप्स में क्लासिफाइड किया है। तो इस तरह से अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ते हैं तो ये आता है हमारे पास 8 टाइप्स में, 8 वर्गों में हम सॉइल्स को डिवाइड कर रहे हैं। इसमें जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो इंडियन सॉइल्स हैं उनमें जितनी भी हम 8 टाइप्स की सॉइल पढ़ेंगे, इनमें 3 चीजों की जो है वो कमी पाई जाती है। कौन कौन सी? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस। इन ये तीन एलिमेंट जो है इनकी कमी होती है सभी तरह की मिट्टियों में, जो भी हमारे पास 8 प्रकार की मिट्टियां आती हैं। उसके बाद वन बाय वन हम जो क्लासिफिकेशन है इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है अलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलुवियल सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल मानी जाती है। अलुवियल सॉइल जो है ये सभी प्रकार की मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। तो इसमें जो है वो मोस्ट फर्टाइल सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी। और ये मिट्टी जो है वो फॉर्म कैसे होती है, बनती कैसे है ये? तो इसमें जो है ये हमारे पास आएगा कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं, जिनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया में 3 मेजर टाइप्स हमारे पास हिमालयन रिवर्स आएंगी, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये जो हिमालयन रिवर्स हैं, इन रिवर्स के द्वारा जो अपने साथ मिट्टी बहा के लाई जाती है वो अलुवियल सॉइल होती है। और ये इसी वजह से जो नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तरी भारत के जो मैदान है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। उसके बाद बात आती है कि ये जो मिट्टी है ये इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स में जो है वो ज्यादा पाई जाती है? तो ये यूपी में है, बिहार, वेस्ट बंगाल और पंजाब, यहाँ पे पाई जाती है ये। और नॉर्दर्न प्लेन जो आते हैं, उत्तरी मैदान आते हैं। और अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है पेनिनसुलर रिवर्स के जो डेल्टाई रीजन है उनमें जो है ये, और जो कोस्टल प्लेन्स हैं, तटीय मैदान है, वो जो है अलोवियल सॉइल से बने होते हैं। आगे जो ये अलुवियल सॉइल जो होती है ये 2 टाइप्स में फर्दर क्लासिफाइड की जाती है। इसमें सबसे पहले आता है बांगर और खादर। तो बांगर और खादर में हम एक ही चीज इसमें याद रखेंगे, जो बांगर होती है वो ओल्ड अलुवियल सॉइल होती है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और ये लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है। उसके बाद जो खादर अलुवियल सॉइल है ये न्यू अलुवियल सॉइल है और ये
मोस्ट फर्टाइल होती है। उसके बाद बात आती है कि इस इनमें जो है इस मिट्टी में जो है वो 3 तत्वों का जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इनकी कमी पाई जाती है। तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टाइम रिपीट होता है कि भारत की मिट्टियों में जो है वो कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी कमी पाई जाती है, कौन-कौन से तत्वों की कमी पाई जाती है। तो ये 3 जो हैं ये मेजर आएँगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। अब बात आती है कि कौन सी क्रॉप के लिए ये मिट्टी जो है वो बेनिफिशियल रहती है, तो इसमें जो है वो धान की फसल, गेहूँ, मक्की, तिलहन, दलहन और आलू, इन क्रॉप्स के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सॉइल आती है हमारे पास सेकंड नंबर की, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल जो है और अलुवियल सॉइल में एक फैक्ट और रह गया कि भारत के मैक्सिमम पार्ट में ये मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा जो है ये मिट्टी भारत में पाई जाती है। कौन-सी? अलुवियल सॉइल। इंडिया के 43.4% पार्ट पे अलुवियल सॉइल जो है ये पाई जाती है। फिर नेक्स्ट सॉइल आती है हमारे पास ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल या कॉटन सॉइल, इसको हम 2-3 नामों से जानते हैं। तो ये जो ब्लैक सॉइल है, ये इंडिया में कितने परसेंट पार्ट पे पाई जाती है? 16.6% पार्ट पे जो है वो ब्लैक सॉइल है इंडिया के। और ब्लैक सॉइल जो है वो कैसे बनती है? तो लावा जो होता है, मैग्मा और लावा, इसके टूटने से ये बनती है। और इसको हम रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो है वो वाटर को ऑब्जर्व करने की जो कैपेसिटी है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो सबसे ज़्यादा वाटर जो ऑब्जर्व करती है मिट्टी वो कौन-सी है? ब्लैक सॉइल। अब बात आती है कि इस मिट्टी में जो है वो कॉटन की जो क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। कपास की काली मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसमें जो है वो कौन से तत्व जो है जो मैक्सिमम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, तो ये है आयरन आयरन आयरन, चूना, एल्यूमीनियम और मैग्नीशियम। और फास्फोरस, ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें भी कमी पाई जाती है। इसके बाद बात आती है कि कॉटन के लिए तो ये बेस्ट है। इसके अलावा इसमें गेहूँ, ज्वार और बाजरा, ये क्रॉप्स भी जो है वो पैदा की जाती हैं। अब ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? इंडिया के कौन-कौन से पार्ट में ये मिट्टी होती है? तो ये मेनली गुजरात और महाराष्ट्र, ये जो है वो कॉटन के लिए कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, तो यहाँ पे जो है ये मिट्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, गुजरात और महाराष्ट्र। इसके अलावा जो एमपी है उसके वेस्टर्न पार्ट में और दक्कन प्लेट्यू में जो है ये मिट्टी हमें मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट आती है थर्ड टाइप की, रेड सॉइल। तो रेड सॉइल जो है ये हमारे इंडिया के ओनली 18.6% पार्ट में पाई जाती है। और ये जो रेड सॉइल होती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स जो रहते हैं हमारे पास, जो सेल्स होते हैं उनके टूटने से बनती है। और इसमें जो एलिमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये होते हैं सिलिका और आयरन। सिलिका और आयरन और इसमें जो कमी है वो हम पहले ही बता चुके हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस, इन तीनों की ये इस भारत की सभी मिट्टियों में कमी रहती है। और ये जो है वो लेस फर्टाइल सॉइल जो है रहती है। और इसको लाल रंग की मिट्टी क्यों बोला जाता है? रेड क्यों है ये? तो इसके रेड होने के कारण है कि इसमें आयरन ऑक्साइड जो है ये पाए जाते हैं। इसी वजह से जो है इसका कलर रेड होता है। अब बात आती है कि ये कौन-कौन सी क्रॉप्स के लिए बेस्ट रहती है, तो इसमें गेहूँ, दालें, कपास और मोटे अनाज, इसके लिए ये जानी जाती है। अब ये मिट्टी जो है वो देश के कौन-कौन से पार्ट्स में हमें मिलती है, कहाँ पे ये पाई जाती है? तो ये जहाँ पे पानी की कमी वाले जो ज़ोन हैं इंडिया में, जहाँ पे पानी कम मात्रा में पाया जाता है, वहाँ पे ये मिट्टी होती है, जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और वेस्टर्न घाट्स के जो ज़ोन है, यहाँ पे मिलती है।
उसके बाद नेक्स्ट जो आती है हमारे पास लैटराइट सॉइल। लैटराइट सॉइल ये भी एक इम्पोर्टेंट सॉइल है। लैटराइट सॉइल जो है ये हमारे इंडिया में सिर्फ 3.7% पार्ट पे पाई जाती है। और इसका जो फॉर्मेशन है इस मिट्टी की, कैसे ये मिट्टी बनती है लैटराइट सॉइल, तो ये बनती है जो लीचिंग प्रोसेस होता है, हैवी रेन जो होती है, हैवी रेन के कारण जो लीचिंग प्रोसेस रहता है। लीचिंग प्रोसेस मतलब कि बहुत ज़्यादा हैवी रेन जब होती है तो पानी के कारण जो मिट्टी के जो न्यूट्रिशंस होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो नीचे चले जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो इस मिट्टी की फॉर्मेशन होती है। मतलब मैक्स बहुत ज़्यादा इसके लिए टेम्परेचर और रेनफॉल चाहिए होती है। और इसमें जो है वो हमारे पास आयरन और सिलिका एल्यूमीनियम ये जो है वो मैक्सिमम एलिमेंट्स इसमें पाए जाते हैं। इसके बाद इसको हम 3 टाइप्स में भी आगे जो है वो फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, गहरी लाल, सफ़ेद लैटराइट और भूमिगत जलवायु लैटराइट। तो इसमें किस क्रॉप के लिए ये सबसे ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल रहती है लैटराइट सॉइल। तो लैटराइट सॉइल में जो है वो चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू जो हमारी प्लांटेशन क्रॉप्स रहती हैं मैक्सिमम वो इसमें होती हैं लैटराइट। और ये हमें कहाँ पे मिलती है? साउदर्न इंडिया में जैसे तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, केरला और ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट है, असम, मेघालय की पहाड़ियाँ, जो गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है, लैटराइट सॉइल। उसके बाद 5th नंबर की सॉइल आती है हमारे पास, मार्शी या पीटी सॉइल, जिसको हम दलदली मृदा भी बोलते हैं। तो ये सॉइल जो रहती है, ये हमारे जो कोस्टल ज़ोन्स हैं, तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे पाई जाती है। समुद्रों के साथ लगे हुए जो क्षेत्र हैं या ऐसे क्षेत्र जहाँ पे हैवी रेन के साथ-साथ जो है वो हाई ह्यूमिडिटी वाले जो ज़ोन रहते हैं, यहाँ पे ये पीटी सॉइल पाई जाती है। इसमें जो है वो कार्बनिक पदार्थ जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास डेज़र्टिक सॉइल, मरुस्थलीय मृदा जो है, तो डेज़र्टिक सॉइल्स तो नाम से ही पता लग रहा है जहाँ पे बहुत ही कम वर्षा होती है, लेस रेनफॉल, अबाउट 50 सेंटीमीटर से भी कम जहाँ पे बारिश रहती है, एरिड ज़ोन जो शुष्क क्षेत्र हैं भारत के, वहाँ पे ये पाई जाती है। जैसे कि राजस्थान हो गया, गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे पाई जाती है और इसमें फॉसिल्स, नाइट्रोजन इनकी कमी पाई जाती है। उसके बाद हमारे पास आती है माउंटेन सॉइल्स, पर्वतीय मृदा। तो पर्वतीय जो है वो कहाँ पे, जहाँ पे हिली एरियाज़ जो रहते हैं यहाँ पे पाई जाती है ये। और इसमें पोटाश, चूना और फास्फोरस की कमी रहती है। उसके बाद फॉरेस्ट सॉइल आती है, वन मृदा, तो इसमें ह्यूमस जो बहुत ज़्यादा होती है और पोटाश और चूना की कमी रहती है। फिर उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशन है, इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि हमारे पास पहले आता है सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड। तो ये जो सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड है, ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1953 में। कई बार क्वेश्चन आ जाता है इन जो इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड। इसका जो पर्पस था एस्टैब्लिश करने का, इसको ये क्या था कि जो सॉइल इरोजन है, मृदा का जो अपरदन हो रहा है, उसके जो हार्मफुल रिजल्ट्स हैं, उनको थोड़ा-सा कंट्रोल करना और कंजर्वेशन जो सॉइल कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को संरक्षित करना, हमारी मिट्टी को संरक्षित करना, मृदा अपरदन को रोकना। इसका जो था, इसके लिए सेंट्रल सॉइल कंजर्वेशन बोर्ड को एस्टैब्लिश किया गया था 1953 में। उसके बाद मृदा सर्वेक्षण, ये जो है वो 1956 में इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और इसका क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था इसको एस्टैब्लिश करने का?
कि जो मिट्टी है उसको उसका साइंटिफिक सर्वेक्षण, वैज्ञानिक तरीके से उसका सर्वेक्षण करना कि मतलब कौन सी मिट्टी जो है वो उसमें कौन से तत्वों की कमी है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। तो साइंटिफिक वे से उसको इवैल्यूएट करना, सर्वेक्षण करना। उसके बाद CAZRI, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। CAZRI की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1959 में जोधपुर राजस्थान में। और इसका जो पर्पस था एस्टैब्लिश करने का वो क्या था कि जो मरुस्थल की समस्या है उसके समाधान के लिए स्टडी। तो ये था हमारे पास सॉइल्स के बारे में, इंडियन सॉइल्स जो आती हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है ये आता है नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में। थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में भी बता देती हूँ। इंडिया में जो है वो मेनली कौन कौन सी मेजर टाइप्स की वेजिटेशन पाई जाती है? तो इसमें हमारे पास सबसे पहले टाइप के जो फॉरेस्ट आते हैं, इसमें हम फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ते हैं मेनली, जो हमारी नेचुरल वेजिटेशन है। तो मेजर वेजिटेशन में सबसे पहला जो फॉरेस्ट आएगा हमारे पास ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये पूरा साल क्या होते हैं, हरे भरे रहते हैं। और इनमें जो है वो बारिश जो है वो रेनफॉल जो रहता है वो काफी ज्यादा रहता है। मतलब 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा, मोर देन 200 सेंटीमीटर यहाँ पे एनुअली जो रेनफॉल है वो रहता है। और ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, इंडिया के कौन कौन से पार्ट में ये आते हैं? तो एक तो वेस्टर्न घाट में, वेस्टर्न घाट में आते हैं ये। पूर्वी भारत में असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मतलब ईस्टर्न इंडिया में आएंगे ये, और वेस्टर्न घाट में। और ये कुछ एरिया जो है केरल में भी है, और पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार में भी पाए जाते हैं। और इनमें ह्यूमिडिटी जो है वो 70% से ज्यादा ही रहती है। और लगभग 46 लाख हेक्टेयर में ये मतलब एक्सपेंडेड है, इनका विस्तार है। अब बात आती है कि कौन कौन से मेन प्लांट जो हैं, वृक्ष जो हैं वो इनमें पाए जाते हैं, इन वनों में जो एवरग्रीन फॉरेस्ट है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि जो जैसे सिनकोना है, तो ये किस टाइप के जो फॉरेस्ट हैं भारत में उनमें ये वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसमें रोजवुड है, महोगिनी, बांस, सिनकोना, ऑबनूस, और इस तरह से बेंत, रबड़, नारियल, ईटीसी ये पाए जाते हैं इनमें। और जो लेंथ रहती है प्लांट्स की, ट्रीज की, वो 60 मीटर से ज्यादा ही रहती है, मोर देन 60 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो फॉरेस्ट आते हैं हमारे पास ये हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, पतझड़ पर्णपाती वन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती, या इनको हम मानसूनी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब रेनफॉल की बात अगर इनमें करें, इन फॉरेस्ट में, तो यहाँ पे रेनफॉल रहती है 200 सेंटीमीटर से लेस देन, मतलब 70, मोर देन 70, लेस देन 200, 70 से 200 सेंटीमीटर यहाँ पे एनुअली रेनफॉल रहता है। और इनका जो विस्तार है इंडिया में, ये हिमालयन रीजन में ये पाए जाते हैं, MP, छत्तीसगढ़, कर्नाटक,
महाराष्ट्र, वेस्टर्न घाट, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, यहाँ पे ये मिलते हैं मेनली। और जो ट्रीज इनमें मिलते हैं, मेजर ट्रीज ये हैं साल, सागौन, शीशम, चंदन, आंवला, आम, इस तरह से महुआ, हल्दू, हरड़, बेहेड़ा एक्सेट्रा जो ट्रीज हैं ये इनमें मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स के आते हैं हमारे पास ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वनस्पति, कांटेदार वन जो है इनको हम मरुस्थलीय वन भी बोलते हैं, क्योंकि ये डेजर्टिक एरिया में पाए जाते हैं जहाँ पे मरुस्थल जो है वो रहते हैं। तो ये राजस्थान में, मेनली राजस्थान में पाए जाते हैं, और साउथ वेस्ट पंजाब में भी हैं कुछ एरिया, पंजाब के कुछ एरिया में, हरियाणा में, इस तरह से गुजरात और यूपी का जो एरिड जोन रहता है वहां पे ये सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। मेन ट्रीज इनमें कौन कौन से होते हैं? कांटेदार, कांटेदार वेजिटेशन रहती है यहाँ पे, जैसे खैर है, नीम, बैर, इस तरह से बबुल, इस तरह की वेजिटेशन होती है यहाँ पे कांटेदार। और यहाँ पे एनुअल रेनफॉल जो है वो 50 सेंटीमीटर से भी कम रहती है। कांटेदार वनस्पति जो है यहाँ पे पाई जाती है, और छोटे ट्रीज होते हैं, मतलब हाइट में ज्यादा नहीं होते हैं। उसके बाद माउंटेन फॉरेस्ट आते हैं हमारे पास। माउंटेन फॉरेस्ट, तो माउंटेन फॉरेस्ट जो है ये ज्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में, उत्तरी भारत में जो है वो पाए जाते हैं, हिमालयन रीजन जो है यहाँ पे। और मेन ट्रीज जो है यहाँ पे इनके आते हैं देवदार, भोजपत्र, एल्पाइन जोन में ये आते हैं। और जैसे कि आप हिमाचल के भी अपर एरियाज में इस तरह के ट्रीज देखते हो, तो ये भी माउंटेन्स फॉरेस्ट में ही आते हैं। और जैसे कुछ जड़ी बूटियों वाले, कुछ दवा वाले जो हैं पेड़ पौधे, ये भी इनसे मिलते हैं हमें, मतलब रॉ मटेरियल के रूप में। उसके बाद अगर साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो साउथ इंडिया में ये नीलगिरी, बिल्कुल साउथ में जाके तमिलनाडु में अन्नामलाई और पानली जो पहाड़ियां हैं, यहाँ पे इनका विस्तार है। ये मेन ट्रीज हैं जो इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे ओक, मैपल, चेस्टनट, स्प्रूस, फर, सिल्वर, शीशम, ये सारे इस तरह के। उसके बाद एक हमारे पास फिफ्थ आता है यहाँ पे मैंग्रोव वन, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ मैंग्रोव वन या मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं ये डेल्टिक जो रीजन रहता है यहाँ पे पाए जाते हैं, डेल्टा क्षेत्र जो है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, नदियों के किनारे, मतलब महानदी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा है, तो यहाँ पे ये पाए जाते हैं। और इन फॉरेस्ट में जो मेन वेजिटेशन है, जो मेन ट्रीज हैं, वो कौन कौन से हैं? मैंग्रोव है, फॉनिक्स, सुंदरी नाम का एक पेड़ है, जो हम, जैसे हम सुंदरबन डेल्टा पढ़ते हैं, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो वहां पे एक सुंदरी नाम का पेड़ पाया जाता है, जिसकी वजह से ही उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। तो इस तरह से ये जो है मेजर ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लागू की जाती है, जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो ये है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 2018, 2018, राष्ट्रीय वन नीति 2018।
तो ये जो राष्ट्रीय वन नीति 2018 थी, इसमें क्या था कि इंडिया में सबसे पहली जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी है, वो 1952 में वैसे लागू की गई थी, लेकिन उसमें फिर अमेंडमेंट हुआ। तो यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देती हूँ। फर्स्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ये कब हुई थी? 1952। फिर 1988 में इसमें जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया, और सेकंड अमेंडमेंट जो है ये 2018 में किया गया। तो ये जो 2018 की पॉलिसी थी, फॉरेस्ट पॉलिसी, इसका जो प्रारूप था, जो स्ट्रक्चर था, वो कैसा था? क्या इसमें बोला गया कि भारत में जो है वो पूरे देश के 33% एरिया पे जो है वो फॉरेस्ट होने चाहिए। क्या बोला गया इस पॉलिसी में कि 30%, 33% एरिया जो है के ऊपर फॉरेस्ट होने चाहिए। लेकिन अगर हम अभी रिसेंटली बात करते हैं तो सिर्फ 25.17% एरिया ही ऐसा एरिया है जहाँ पे कि फॉरेस्ट है इंडिया में। तो इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है वो अभी और भी ज्यादा एरिया जो है, मतलब टोटल 33% एरिया इसमें होना चाहिए। उसके बाद कुछ मूवमेंट थे, एक मूवमेंट चलाया गया था फॉरेस्ट के ऊपर, जिसको हम चिपको मूवमेंट बोलते हैं, चिपको आंदोलन। तो इस आंदोलन को जो था वो किसने स्टार्ट किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको स्टार्ट किया था, और ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? उत्तराखंड राज्य से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वन, सर्वाधिक वन जो है वो भारत में कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज, अगर क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट एरिया है वो मध्य प्रदेश में आता है। मध्य प्रदेश जो है वो सबसे ज्यादा अ, वनों वाला राज्य है। मध्य प्रदेश के 70,073 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे जो है वो फॉरेस्ट है। तो इस तरह से ये हमारे पास नेचुरल वेजिटेशन और सॉइल्स के बारे में आज हमने डिस्कस किया, सॉइल्स ऑफ इंडिया। तो जो भी इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के रिगार्डिंग, वो मैंने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए हैं आपसे। बाकी जो है वो मैं पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, आप जो है उससे भी इसको एक बार स्टडी कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही है, बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। ये वीक जो है वो हमारा जियोग्राफी के ऊपर चलेगा। इंडियन जियोग्राफी में जो हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन उन टॉपिक से जो है वो मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ, वो टॉपिक इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो बाकी जो है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास